नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है आपके इस अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 9। अभी तक हमने इस चैप्टर के 8 लेक्चर कवर किए हैं। इन प्रीवियस लेक्चर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उसके ऊपर कुछ फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश की। आज की इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये 3 पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2 या फिर 3 डेरिवेशंस भी होंगे, तो उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एज होमवर्क दिए जाएंगे। तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब देखना एंगुलर मोमेंटम के बारे में, अगर अपना टेक्स्ट बुक देखने की कोशिश करोगे तो ना इसका हमें डेरिवेशन है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला दिया गया है, तो हम उसी से शुरुआत करेंगे। अगर डेरिवेशन आप लोग चाहते हो तो आप लोगों को एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक रेफर करना पड़ेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन दिया गया है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। एंगुलर मोमेंटम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। अब ये पी क्या है, तो पी मेरा यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है। याद रखना, एल इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम, एल एंगुलर मोमेंटम, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम। तो ये डेफिनेशन हमें दी गई है। तो इसका ऐसा यूनिट भी समझने की कोशिश करते, तो हम अगर मैं मान के चलूँ कि आर मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विद द लीनियर मोमेंटम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। पी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी। अब मैं यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेता हूँ। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मीटर में रहेगा, ये मास क्या, एम क्या है, तो मास है तो वो रहेगा केजी में, और ये वेलोसिटी अपनी रहेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यहाँ पे मुझे इसका ऐसा यूनिट मिल जाएगा मीटर स्क्वायर। चलो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। और ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मीटर स्क्वायर केजी, या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा इसका एसआई यूनिट। अब मैं इसके डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। डायमेंशन, तो डायमेंशन मुझे मिल जाएंगे, मास का पावर 1 रहेगा, लेंथ का पावर 2 रहेगा और टाइम का पावर रहेगा -1। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो डायरेक्शन बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये हमेशा आर और पी वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन को ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो इस तरह से हम इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल इज यूज फॉर द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो इतना ही है अपने टेक्स्ट बुक में, तो हम इतना ही हम खुद को यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक सिंपल डेरिवेशन है, इसे हम यहाँ पे करने की कोशिश करें। हमने इससे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया था, वही डायग्राम हम यहाँ पे भी यूज करने की कोशिश करेंगे। कंसिडर करना कि कुछ इस तरह से मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ये अपना रिजिड बॉडी रहेगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेता हूँ, ये रहेगा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन। अबाउट दिस एक्सिस दिस बॉडी विल रोटेट। अब हम यहाँ पे इस रिजिड बॉडी को सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी का यूज करके हम अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग मासेस कंसीडर करेंगे और अलग अलग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। कंसीडर करना कि यहाँ पे मास है m1, यहाँ पे मास है m2 और यहाँ पे मास है mn। मतलब मैंने इस ऑब्जेक्ट को या फिर इस ऑब्जेक्ट के एन पार्टिकल्स में टुकड़े किए हैं और हर एक टुकड़े का हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रहेगा R1,
ये रहेगा R2, सिमिलरली मेरे पास आ जाएगा Rn। तो ये सारे क्या है, मेरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान के चलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरा रोटेट हो रहा है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो यहाँ पे देखना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख देता हूँ। एवरी पार्टिकल will have the same angular velocity but linear velocity is different, but linear velocity is different। तो लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। वो कैसे रहेगी, तो देखना, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो हर एक पार्टिकल या फिर हर एक मास के पास सिमिलर एंगुलर वेलोसिटी होती है। और जब मैं लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा तो सेम है, लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये R1, ये R2 और ये Rn है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और जो लीनियर वेलोसिटी है, दैट लीनियर वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल। यहाँ पे मुझे लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ड्रॉ करते समय थोड़ा सा केयरफुल, यहाँ पे टेंजेंट दिखाना है, मतलब कि इस तरह से मुझे यहाँ पे ये लीनियर वेलोसिटी। तो ये बन रहा है मेरा यहाँ पे v1, ये बनेगा v2 और ये बनेगा vn। तो आप लोग देख सकते हो, हर एक पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट डिस्टेंस इज कंप्लीटली डिफरेंट। और उसी की वजह से मुझे यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी अलग अलग मिली। तो इसी चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। आई कैन गेट द लीनियर वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, v2 is equal to r2 into omega। Similarly, for the nth particle, I can get the velocity that will be equal to rn into omega। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे अब लीनियर वेलोसिटी पता है, आई कैन कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। मैं हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो वो क्या होता है, L1 इज इक्वल टू एम वी आर, ये फॉर्मूला है अपने पास। तो ये बन जाएगा मेरा m1, ये बन जाएगा ये v1 और ये बन जाएगा r1। तो v1 की वैल्यू है अपने पास, v1 की वैल्यू रहेगी r1 इंटू ओमेगा, और ये आ जाएगा r1, मतलब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये मुझे फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिला। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का भी एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। और इसी हिसाब से मुझे nth पार्टिकल का भी एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, दैट इज mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब देखना, हर एक एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अगर देखोगे तो सारे पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम ही रहेगा, क्योंकि ये जो वेक्टर है ना, एक ही प्लेन में मुझे दिखाई दे रहा है, R1 वेक्टर और ये V1 वेक्टर, सिमिलरली R2 वेक्टर और ये V2 वेक्टर, ये सारे के सारे वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में है। और हर पार्टिकल के ऊपर जो एंगुलर मोमेंटम एक्ट करने वाला है वो परपेंडिकुलर रहेगा इस प्लेन को, जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स है। तो इसका मतलब क्या है, वी कैन डायरेक्टली ऐड these values, हम यहाँ पे algebraically ऐड कर सकते हैं टू गेट द फाइनल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ओके, देयरफॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू algebraic sum each एंगुलर मोमेंटम। अब ये चीज हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक का डायरेक्शन मेरा सेम है, हर एक एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन मुझे क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली algebraically ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, मैं लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। अगर मैं ओमेगा कॉमन निकाल लूँ, ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn
आर एन स्क्वायर। अगर इस ब्रैकेट वाले टर्म को समेशन के फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n विच इज इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वायर। अगर इस टर्म को गौर से देखोगे ना, ये टर्म यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है, तो ये टर्म मुझे इंडिकेट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। ये पर्टिकुलर टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर टर्म इंडिकेट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसी का यूज करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये सिंपल डेरिवेशन है, याद रखना। इस डेरिवेशन को करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट ये रहेगा, दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ईच एंगुलर मोमेंटम। ऐसा क्यों, क्योंकि हर एक एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्योंकि हर एक वेक्टर मेरा सेम प्लेन में ही है और उनका सेंस ऑफ रोटेशन देखा जाए तो v1 v2 vn ये सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे। तो ये एक्सप्रेशन है, याद रखना। तो L is equal to I omega. So this is the angular momentum in terms of the moment of inertia. Now the same expression, यही एक्सप्रेशन मैं यहाँ से भी ऑब्टेन कर सकता हूँ अगर मेरे पास एक ही पार्टिकल हो। तो देखना यहाँ पे अगर मेरे पास एक ही पार्टिकल हो तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा m इंटू आर, और इस v के जगह पे लिख सकता हूँ r इंटू ओमेगा। तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा। व्हाट इज एम आर स्क्वेयर, तो एम आर स्क्वेयर इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सिंगल पार्टिकल। तो हम यहाँ से भी ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस इज अ सिंपल वे टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। So the next part is the torque in terms of the moment of inertia. देखो अब टॉर्क का डेरिवेशन करना है। अगर टॉर्क का डेरिवेशन करना है तो कुछ फंडामेंटल चीजें हम समझने की कोशिश। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने सीखा है कि आर परपेंडिकुलर होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये कौन सा है, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन है। मतलब अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो मुझे यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में हमें करना क्या है, समझ लेना। कंपेयर टू द प्रीवियस डेरिवेशन, इस डेरिवेशन में क्या डिफरेंस है उसे भी हम समझने की कोशिश। तो अगेन हम यहाँ पे एक रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे और ये उसका रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर से हम इसे सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स मान लेते हैं। ये रहेगा m1, ये रहेगा m2। सिमिलरली मेरे पास ऐसे n पार्टिकल्स बन जाएंगे, ये बन जाएगा मेरा mn। नाउ आई कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, यहाँ से मैं सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये रहेगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, ये रहेगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, और ये रहेगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn। फटाफट इसे हम नाम भी दे देते हैं, r1, r2, ये रहेगा rn। अब हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, कंसिडर करना कि ये जो रिजिड बॉडी है, दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहेगा। अगर मैं प्रीवियस डेरिवेशन कंसीडर करूँ तो यहाँ पे देखना इसके पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी थी, लेकिन टॉर्क के डेरिवेशन में मुझे करना क्या है, हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं कि ये जो रिजिड बॉडी है, दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब दूसरी चीज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रिलेशन भी मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन रहेगा दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा रहेगा, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो देखना फिर से मेरे पास r1, r2 और rn, मतलब जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं इनके वैल्यूज अलग अलग है।
मतलब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू, सबके वैल्यूज क्या होने वाले हैं, यहाँ पे चेंज होने वाले हैं। तो इसी चीज का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो a1 इज इक्वल टू r1 इंटू अल्फा मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू r2 इंटू अल्फा। ये कहाँ तक चलेगा, तो ये चलेगा an इज इक्वल टू rn इंटू अल्फा। अब इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरह से रहेगा, तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसको टेंजेंशियल रहेगा, याद रखना। और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में मुझे यहाँ पे फोर्सेस भी निकालना है। तो ये फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स, सेकेंड पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स, सिमिलरली ये nth पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो इसको समझ लेते हैं। मैं मानता हूं कि ये रहेगा मेरा F1, ये रहेगा F2 और ये रहेगा मेरा Fn। अगर मुझे यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन पता है तो अब मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। तो फोर्स F1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए वन। ए1 की वैल्यू कितनी है, तो ए1 की वैल्यू है मेरे पास r1 इंटू अल्फा। सिमिलरली मैं यहाँ पे F2 निकाल सकता हूँ। F2 की वैल्यू कितनी बनेगी, तो वो बनेगा m2 इंटू r2 इंटू अल्फा। मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ फॉर द n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से mn इंटू ए एन विच इज इक्वल टू mn rn इंटू अल्फा। तो देखना हमने यहाँ पे फोर्स निकाल लिया है। मेरा टारगेट क्या है, टू ऑब्टेन द टॉर्क। तो मैंने यहाँ पे फोर्स निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें पता है, तो क्या मैं यहाँ पे टॉर्क निकाल सकता हूँ। हर एक पार्टिकल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है मैं उसका यहाँ पे टॉर्क निकाल सकता हूँ। तो टॉर्क मुझे यहाँ पे मिल जाएगा τ1 इज इक्वल टू F1 इंटू r1। F1 कितना है, तो वो है m1 r1 इंटू अल्फा और ये रहेगा मेरा r1। तो ये मुझे मिल जाएगा m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। सिमिलरली मैं τ2 ऑब्टेन कर सकता हूँ। τ2 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा। ये बन जाएगा τn विच इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा। अब मुझे इस टोटल रिजिड बॉडी का टॉर्क निकालना है। इसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है वो निकालना है। अगेन टॉर्क का डायरेक्शन अगर देखोगे, हर एक पार्टिकल मेरा सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, यहाँ पे समझ लेना। और इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर जो टॉर्क है उसका डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो सबका डायरेक्शन मेरा यहाँ पे सेम ही मिलेगा। तो इसी चीज का यूज करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेट टॉर्क जो मुझे मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द अल्जेब्रिक सम। तो अगेन हमें यहाँ पे अल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 अप टू τn। तो τ1 की वैल्यू कितनी है, तो वो है m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। τ2 की वैल्यू कितनी है, वो है m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा। और τn की वैल्यू कितनी है, mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अल्फा कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा अल्फा। तो फिर से मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू 1 टू n। ये बन जाएगा मेरा mi स्क्वायर और मल्टीप्लाइंग विथ अल्फा। तो ये जो डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे ये जो चीज देख पा रहे हो ब्रैकेट में, ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है फॉर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। तो मैं इसके जगह पे आई सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से नेट टॉर्क मिल जाएगा, नेट टॉर्क तो इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो देखना ये बहुत ही इजी डेरिवेशंस है। आज की सेशन में समझने की कोशिश करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे सबका सेम है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन सबका अलग 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 होगा। प्रीवियस डेरिवेशन में अगर देखा जाए तो एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग है। हम इसी चीज का यूज करेंगे डेरिवेशन। बहुत ही इजी डेरिवेशन है। अब नेक्स्ट पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखना ये बहुत
आप लोगों को पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद केमिस्ट्री में देखा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ मास, ए और जेड का कंजर्वेशन होता है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करें, मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में हम बात करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कंजर्वेशन के बारे में बात। अब जब भी हम कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे तो हमें सिस्टम को आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? अगर मैं कुछ एक पर्टिकुलर सिस्टम कंसीडर कर रहा हूँ तो उस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल चीजें इम्पैक्ट नहीं कर रही है, ये कंसीडर मुझे करना पड़ेगा, तब जाके हम ये कंजर्वेशन के प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि रोटेटिंग है मेरा सिस्टम। इफ एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल टॉर्क acting on system is zero, then momentum of system is conserved. Momentum of angular momentum, not momentum, angular momentum of system conserved. अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये एग्जाम में अगर आप लोगों को 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को इस तरह से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और थोड़ा सा इसका अगर हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, फटाफट इसका प्रूफ भी देखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस बी। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं उसे डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन का u इंटू वी रूल लगाना होता है, तो मैं उसे भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल, ये रूल क्या है? देखना, मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन f इज इक्वल टू यू इंटू वी। अगर मैं इस फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखूँ, या फिर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ y इज इक्वल टू यू इंटू, चलो मैंने इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये किस तरह से हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी। तो ये रूल है जो कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का डिफरेंशिएशन हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का अभी शुरुआत भी नहीं हुई होगी, तो शायद ये थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग रहा हो जिनको ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो समझ लेना यही चीज हम यहाँ पे यूज करने वाला है, डिफरेंशिएशन। ये बन जाएगा मेरा डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस पी। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक एक टर्म को समझ लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों को पता है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये चीज होती है। तो मैं इस डीपी बाई डी टी को लिख सकता हूँ फोर्स। सिमिलरली डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर है ये, तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी। और इस लीनियर मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखना, आर क्रॉस एफ
प्लस अगर मैं यहाँ से मास को कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा v क्रॉस v। तो यहाँ पे वेक्टर कैलकुलेशन या फिर वेक्टर अलजेब्रा का हमें एक रूल यूज करना है इन द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज अगर मैं किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसका आंसर आता है 0, क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल होता है 0 और एंगल 0 होने की वजह से इनका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाएगा 0। तो मतलब ये टर्म जो है ये टर्म बनने वाली है मेरी 0। समझ लेना अच्छी तरह से, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा 0, ये पर्टिकुलर। ठीक, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा dl/dt इज इक्वल टू r क्रॉस f प्लस 0। ठीक है, नाउ व्हाट इज r क्रॉस f? तो ये वेक्टर डेफिनेशन है टॉर्क की, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है। तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क। अब देखना कंडीशन क्या कहती है, इफ एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0, यहाँ पे हम लिखना भूल गए, इज 0, मतलब इफ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो तो क्या होने वाला एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा dl/dt इज इक्वल टू 0। अगर मैं dt को आगे भेज देता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा dl इज इक्वल टू 0। व्हाट इज d? तो ये बहुत छोटा चेंज होता है। अब मैं इस d को रिप्लेस कर सकता हूँ डेल्टा के साथ, मतलब मुझे मिल जाएगा डेल्टा l इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा? तो ये चेंज होता है, चेंज हमेशा फाइनल के ऊपर लिया जाएगा, याद रखना। चेंज इज ऑलवेज टेकन ऑन द फाइनल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू 0। तो मुझे मिल जाएगा एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। तो देखना ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो ये इसका डेरिवेशन रहेगा, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, बहुत इजी डेरिवेशन है। इसके ऊपर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से करना। और ये सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देना, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख देना, और उसके बाद आप लोगों को ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने सारे के सारे स्टेप्स लिखने की कोशिश की है, अज्यूमिंग दैट कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डिफरेंशिएशन पता नहीं। उसके लिए मैंने यहाँ पे u इंटू वी रूल, ये रूल भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये है अपना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके एग्जांपल्स, एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं जो अपने टेक्स्ट बुक में दिए हैं। तो बैलेट डांसर्स, अब बैलेट डांसर्स का मतलब क्या है, जो पैर में बर्फ के ऊपर जो डांस करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो डांसर होते हैं स्केटिंग लगाते हैं पैर के ऊपर और पैर पे और बर्फ के ऊपर डांस करने की कोशिश करते हैं। अब देखना ये कंपटीशन आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, वहां पे नंबर ऑफ रोटेशंस को मेजर भी किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वहां पे। अगर आप लोगों ने क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, जब डांसर वो रोटेशन लेने की कोशिश करता है, जब डांसर वो रोटेशन लेने की कोशिश करता है तब वो श्रिंक करता है अपने बॉडी को, क्या करता है वहां पे श्रिंक करता है। श्रिंक क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पे वो मोमेंटम कंजर्व कराने की कोशिश कर रहा है, समझ लेना। वो भी क्या फंडा है, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम मेरा कॉन्स्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तब देखना जब बैलेट डांसर खुद को श्रिंक करता है, मतलब उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मास डिस्ट्रीब्यूशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास का वो क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर दिया। इसका मतलब वो बॉडी को श्रिंक करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे डिक्रीज होता है, मेरा एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होता है। So that's why whenever the dancers are taking the turn, they will swing the body. और जैसे ही उनको स्पीड कम करना है, टर्न थोड़े से कम लेने हैं, तो वो खड़े हो जाएंगे और हाथ को थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एग्जाम्पल है बैलेट डांसर का। और दूसरा है
आप लोगों ने देखा होगा डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल। अगर स्विमिंग पूल में मुझे डाइव करना है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। जब स्विमर जंप मारता है उस पर्टिकुलर प्लैंक से, ठीक है, प्लैंक मतलब जो लकड़ी का होता है उसे प्लैंक कहा जाता है बेटा। जब वो वहां से जंप मारता है, जब वो इन एयर होता है, तब वो अपने ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा इस तरह से सिकुड़ देता है, श्रिंक कर लेता है। बराबर, श्रिंक करने की वजह से वो नंबर ऑफ रोटेशंस बहुत ज्यादा ले सकता है। जैसे ही उसे पानी दिखाई देता है तो वो अपने बॉडी को पहले जिस तरह से था उस तरह से नॉर्मली कर देता है, और उसके बाद पूल के अंदर डाइव करता है। तो यहाँ पे देखना, अगर मुझे रोटेशंस बढ़ाने हैं तो बॉडी को श्रिंक करना पड़ रहा है, अगर मुझे रोटेशंस कम करने हैं तो बॉडी को मुझे क्या करना है, तो वापस उसी जगह पे लेके जाना है। तो ये दो एग्जांपल्स है रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये आप लोगों को याद रखने, ये टेक्स्ट बुक में ही दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। First question, a particle performs uniform circular motion with angular momentum L. If the angular frequency of the particle is doubled and kinetic energy is half, then it angular momentum becomes। तो देखो यहाँ पे हमें किसके बारे में पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समझ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा, ये हमें पता है। नेक्स्ट, अब दूसरी चीज, एंगुलर मोमेंट ऑफ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है, तो वो आ जाएगा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आप लोग देख सकते हो, अगर मैं इस टर्म को रीअरेंज कर दूं, हाफ आई इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल इंटू ओमेगा। तो अब हम इस एक्सप्रेशन का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 divided by kinetic energy 1 is equal to L2 divided by L1 into omega 2 divided by omega 1। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज डबल्ड, मतलब ओमेगा 2 इज इक्वल टू ट्वाइस द ओमेगा 1। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बन रही है 1/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे के वन कैंसल, ओमेगा वन कैंसल, और एल वन की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे दी गई है कैपिटल एल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इसको एडजस्ट करके लिखने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू एल इज इक्वल टू एल टू, मतलब मुझे यहाँ पे एल टू की वैल्यू मिलने वाली है एल टू इज इक्वल टू L/4। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना 4 करेक्ट रहेगा, दैट इज L/4। एंगुलर मोमेंटम कितना बन रहा है मेरा, वो बनेगा L/4। तो ऑप्शन नंबर डी दोनों अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज ऑफ मोमेंट of inertia I and 4I respectively about their respective axes of rotation. If the kinetic energy of the first body is twice that of the second, then the ratio of the angular momentum of first body with respect to the second one। तो अगेन यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की कुछ चीजें हैं। फिर से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखो हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी, हमें यहाँ पे दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमें यहाँ पे पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम। तो एक काम कर लेते हैं, अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फिर से वही वाली चीज करेंगे, आई ओमेगा इंटू ओमेगा। तो ये मुझे मिल जाएगा हाफ एल इंटू ओमेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा बराबर।
तो ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ से ऑब्टेन कर सकता हूँ, दैट इज एल डिवाइडेड बाय आई। तो मुझे यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा हाफ एल इंटू एल डिवाइडेड बाय आई। तो आप लोग देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मुझे मिल जाएगी हाफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। ये एक्सप्रेशन मिल गया है। अब हम इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। फिर से मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू L2 बाय L1 होल स्क्वायर इनटू, अब देखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बन जाएगा I1 डिवाइडेड बाय I। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेकंड बॉडी। तो यहाँ पे याद रखना KE1 इज इक्वल टू ट्वाइस KE2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KE1 इज इक्वल टू ट्वाइस KE2, L2 डिवाइडेड बाय L1 होल स्क्वायर। I1 की वैल्यू है I, I2 की वैल्यू है 4I। तो आप लोग देख सकते हो के टू कैंसल, ये आई विल गेट कैंसल। अगर हम इसे सॉल्व करें तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, अलग पेन से लिख देता हूँ अलग कलर से, तो यू विल अंडरस्टैंड। ये मुझे मिल जाएगा L2 बाय L1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। ये मुझे मिलेगा 2/1। अगर मैं स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा L2 बाय L1 इज इक्वल टू 2/। थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पे रेशियो पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड। तो हमें यहाँ पे L1 बाय L2 की वैल्यू पूछी है विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट। तो आप लोग देख सकते हो ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है अपने पास। यस, अगेन ऑप्शन नंबर 4 दैट इज धन्नो यहाँ पे मैच हो रहा है। तो आंसर विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन। अ डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये I1 रहेगा। I1 is rotating freely with an angular velocity ओमेगा। ठीक है, एक डिस्क बना देते हैं। उसमें क्या है, एक डिस्क है, डिस्क है, मान के चलना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और ये इनिशियली रोटेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अनदर डिस्क विच इज नॉन रोटेटिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और हम यहाँ पे इसके ऊपर उसे डालने वाले। अब क्या हो रहा है, द टू डिस्क देन रोटेट्स एज अ सेम और 1 यूनिट, एक यूनिट बन के वो रोटेट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से सेकंड डिस्क यहाँ पे अपना होगा ब्लैक कलर में, दैट विल बी। अब इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम हुआ। तो अब हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो सेकंड केस में देखना, मैं मान के चलता हूँ कि सेकंड केस में ओमेगा 2 इज द स्पीड। अब ये जो ओमेगा 2 स्पीड रहेगी ये दोनों डिस्क की रहेगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा I1 ओमेगा 2 फर्स्ट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस I2 ओमेगा 2। अब दोनों डिस्क का जो स्पीड है मेरा सेम है। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, इनिशियली सिर्फ एक ही डिस्क थी विच इज इक्वल टू I1 ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा 2 मुझे मिल जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 इंटू ओमेगा। ओमेगा 2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी I1 इंटू ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। आप लोग देख सकते हो ऐसा ऑप्शन अपने पास मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 अनामिका अपना मैच हो रहा है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अगेन सारे के सारे क्वेश्चन बेटा सीटी के ही क्वेश्चन है, तो याद रखना किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को क्या करना है यहाँ से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो बहुत ही लल्लू सा सवाल है, समझते हैं इसे। The angular momentum of a body of a moment of inertia I is L, then what is its kinetic energy? तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब देखना आंसर मेरा I और ओमेगा में है।
एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वेयर, मतलब ये बन जाएगा एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आई स्क्वेयर। तो आप लोग देख सकते हो आई आई कैंसल, मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी विच इज इक्वल टू एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 आई। तो अपने पास ऐसा एक ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे अपना मैच हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलो अब कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कर लो। ये भी बहुत इजी सवाल है, ये वाला मैं कर देता हूँ। A constant torque acting on a uniform circular wheel changes its angular momentum from L naught to 4 L naught in 4 seconds. The magnitude of this torque. तो देखो भैया, टॉर्क tau इज इक्वल टू आई अल्फा है अपने पास। ठीक है, या फिर हम इसे ही लिख सकते हैं टॉर्क tau जो हमें मिला था, अगर थोड़ा सा पीछे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की तरफ जाने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हमें मिला था। कौन सा एक्सप्रेशन मिला था, तो आप लोग देख सकते हैं डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ। डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ, तो हम इसी चीज का यूज करेंगे सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इस डी एल बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू टाउ। डेल्टा एल मतलब एल फाइनल माइनस एन इनिशियल डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम विच इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, फाइनल कितना है मेरे पास 4L0, इनिशियल कितना है मेरे पास L0, तो ये आ जाएगा 4L0 माइनस L0, और टोटल चेंज इन टाइम कितना है, टोटल चेंज इन टाइम है 4 विच इज इक्वल टू टाउ। तो ये मुझे मिल जाएगा आंसर 3/4L0, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 3/4L0। अब लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना सी दैट इज चंपा इज गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से तो कुछ अगले क्वेश्चन है आप लोगों को एज अ होमवर्क दिए जा रहे हैं, इसको ट्राई करना। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो यस यू कैन आस्क मी द डाउट इन द टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए, वीडियो के नीचे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, चलो आज के लिए रुकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन आज अच्छी तरह से समझ में आया। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।